हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखा जाए तो हम लोग मेडोल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास की क्लास चल रही है। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग देखा जाए तो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखा जाए तो आपको पहले से बता दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था। वे कौन-कौन से वंश है, एक बार आपको रिवीजन के तौर पे बता दिया जाए है। सबसे पहला जो वंश है गुलाम वंश था। गुलाम वंश के बाद दूसरा वंश की बात की जाए तो वह खिलजी वंश होता है। खिलजी वंश के बाद तीसरे वंश की बात की जाए तो वह तुगलक वंश होता है। और जो चौथा वंश था वह सैयद वंश था। और जो दिल्ली सल्तनत पे सबसे अंतिम शासक या दिल्ली सल्तनत पे सबसे अंतिम वंश जो शासन किया था वह था लोधी वंश। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं, हम उसके बाद गुलाम वंश जो है गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे। गुलाम वंश को हमने देखा जाए तो 3 भागों में डिवाइड किया था, क्योंकि गुलाम वंश के जितने भी शासक थे उन्होंने उसमें 3 उपवंशों ने शासन किया था। देखा जाए तो पहला उपवंश जो था, जो कुतबी वंश था, और दूसरा जो था शमसी वंश, और लास्ट वाला बलबनी वंश था। हम लोग कुतबी वंश को पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग की पिछली वाली क्लास थी उसमें हम लोग शमसी वंश के बारे में पढ़ रहे थे कि एक बार हम लोग उस क्लास को, कल वाली क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम, ताकि रिवीजन करने के बाद ताकि जो आज की क्लास है हम उसे आसानी से समझ सके और उसे हम अच्छे से अध्ययन कर सके। चलिए पिछली वाली क्लास को आपके बारे में बता दी जाए। पिछली वाली क्लास थी शमसी वंश। अब इस क्लास में आपको बताया गया था कि शमसी वंश का कार्यकाल 1211 से लेके 1265 था। कब तक था शमसी वंश का कार्यकाल? 1211 से लेके 1265 ईस्वी तक। अब देखा जाए तो आखिर जब शमसी वंश है तो कोई वंश था तो इसका कोई ना कोई संस्थापक अवश्य रहा होगा। इसी वजह से देखा जाए तो शमसी वंश के संस्थापक की बात की जाए तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे। कौन थे? शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे। अब जान लेते हैं कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक था। कब था? 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक किसका कार्यकाल था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश का। अब इनके बारे में जान लेते हैं, ये किस वंश से संबंध रखते थे। देखा जाए तो ये इलबारी तुर्क थे। कौन थे? ये इलबारी तुर्क थे। इनका संबंध तुर्किस्तान से था। देखा जाए तो जितने भी गुलाम वंश के शासक रहे वे सबका संबंध तुर्किस्तान से संबंध था। अब देखते हैं इनके पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम किया जाए, इनके पिता का नाम था इमाल खां। क्या था? इमाल खां। इमाल खां की बात की जाए तो वे अपने कबीले के प्रधान थे। देखा जाए तो जैसे आप गांव में रहते हैं तो आपके समाज में जो आप पे कास्ट होती है उसमें एक प्रमुख होता है। जैसे वो जो जो चीज़ कहता है लगभग उस समाज के या उस कास्ट के लोग वही उसका अनुसरण करते हैं। इसी वजह से इसी तरह जो इमाल खां थे वे अपने कबीले का प्रमुख होते थे। अब देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में जान लेते हैं। इल्तुतमिश देखा जाए तो बचपन में ही बहुत बुद्धिमान और सुंदर होते थे, जिस वजह से उनके पिता उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। यही प्रेम उनके लिए ईर्ष्या का कारण बना। किससे बनता है? इल्तुतमिश के भाई उनसे इल्तुतमिश से ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या का कारण था कि पित्त प्रेम था। इस वजह से एक दिन उनके भाइयों ने योजना बनाते हैं कि इन्हें किसी मेले में किसी गुलाम व्यापारी के हाथ बेच देते हैं। उसके पश्चात देखा जाए तो इल्तुतमिश 2 बार और बिकते हैं। उन्हें 2 बार और बेचा जाता है। अंत में देखा जाए तो जमालुद्दीन मोहम्मद ने इल्तुतमिश को खरीदते हैं। इल्तुतमिश को खरीदने के पश्चात उन्हें प्रशिक्षित करने के बाद उन्हें जमालुद्दीन लाते हैं गजनी। गजनी उन्हें बेचने के लिए देखते हैं, गजनी लाते हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी, उन्हें उस समय जो वहाँ के सरदार थे मोहम्मद गोरी, उन्हें खरीदना चाहा। लेकिन जमालुद्दीन ने जो धनराशि इल्तुतमिश के बेचने पे लगाए थे उन्हें उतना पर्याप्त धन ना मिलने के कारण उन्होंने मोहम्मद गोरी को इल्तुतमिश नहीं बेचे। जिस वजह से मोहम्मद गोरी ने उस व्यापारी, आप कह सकते हैं जमालुद्दीन के जो व्यापारी, जमालुद्दीन के जो गुलाम थे इल्तुतमिश, उन्हें गजनी में बेचने पे प्रतिबंध लगा दे। प्रतिबंध लगाने का तात्पर्य यह था कि जैसे जो भी व्यक्ति गजनी में अगर अगर इल्तुतमिश को खरीदेगा तो ये लगेगा कि या ऐसा लगेगा कि सम्राट के पास पर्याप्त धन ना होने की वजह से वे इस गुलाम को ना खरीद पाए, नहीं खरीद सके। इस वजह से उन्होंने इस गुलाम को प्रतिबंध लगा दिया था कि गजनी में बेचने के लिए। देखा जाए तो ऐसे ही अंत में इल्तुतमिश के ऊपर निगाह पड़ती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्हें खरीदना चाहा तो उन्हें पता चलता है कि सम्राट द्वारा इन्हें गजनी में बेचना प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो उन्होंने जमालुद्दीन मोहम्मद को सलाह दी कि गई उन्हें दिल्ली ले जाएं। उसके बाद देखा जाए जब वो दिल्ली ले जाते हैं तो कुतुबुद्दीन उन्हें अंत में खरीद लेते हैं
और शुरुआती दौर में ही देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सर-ए-जहाँदार उपाधि दी थी। कौन उपाधि दी थी? सर-ए-जहाँदार। ये होता था अंगरक्षकों का प्रधान होता था। वे अपने पद पे रहते हुए अपने कौशल और प्रतिभा का परिचय देते हुए उन्हें दिया गया अंत में अमीर-ए-शिकार पद दिया गया था। इस प्रकार देखा जाए तो बदायूं को जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, आप कह सकते हैं कि जब मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण करने के लिए जाता था या भारत से संचित धन लेके वे गजनी जब जाता था, तो रास्ते में जो खुख्खर जनजातियाँ थी उन पे मोहम्मद गोरी के ऊपर आक्रमण करते थे और उनसे धन छीन लेती थी काफ़ी हद तक। इस वजह से जब 1205 या 1205 से 1206 ईस्वी बीच में मोहम्मद गोरी ने खोखर जनजातियों के ऊपर जब आक्रमण करते हैं, उस समय उनके साथ है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी और इल्तुतमिश साथ हैं। उनकी इल्तुतमिश की योग्यता और कौशल प्रतिभा को देखकर मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सलाह दी कि इनके साथ एक भला व्यवहार किया जाए। भला व्यवहार कहने का मतलब उन्हें दासता से मुक्त किया जाए। देखा जाए तो इस प्रकार जो मोहम्मद गोरी के कहने पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को एक स्वतंत्र शासक घोषित किया था या स्वतंत्र सूबेदार नियुक्त किया था। कहाँ का नियुक्त किया था? उन्हें बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया था। उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास उसके आगे की क्लास है। देखते हैं अब क्या होता है, आज की क्लास में क्या है। आज की क्लास की बात की जाए तो पहला आपका पॉइंट बताया गया है। दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क सुल्तान क्या थे? जो इल्तुतमिश थे, दिल्ली सल्तनत के पहले तुर्क सुल्तान थे। तुर्क सुल्तान कहने का मतलब क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक एक सुल्तान नहीं थे। सुल्तान कहने का मतलब ये जब दिल्ली के सिंहासन पे आसीन होते थे, वे एक स्वतंत्र शासक थे। स्वतंत्र होने का मतलब उस समय वे गुलाम नहीं थे। जैसे जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक होते हैं तो वे मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, जबकि जो इल्तुतमिश थे वे किसी के गुलाम नहीं थे, ये एक स्वतंत्र शासक थे। इस वजह से वे पहले तुर्क सुल्तान बनते हैं। कौन बनते हैं? इल्तुतमिश होते हैं। कब? दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क सुल्तान होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरे पॉइंट में आपको बताया गया है सुल्तान पद की स्वीकृति गोरी के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त हुआ है। देखा जाए तो जो इन्हें सुल्तान पद की प्राप्ति गोरी के किसी शासक से नहीं मिला था, जो उस समय के जो खलीफा थे। दूसरा पॉइंट क्या दिखा? सुल्तान के पद की स्वीकृति गोरी के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से मिला। उस समय जो खलीफा होते थे, खलीफा देखा जाए तो इस्लाम धर्म के जो सबसे पवित्र होते थे, इस्लाम धर्म में जैसे जो पवित्र होते थे वे उन्हें खलीफा कहा जाता था। उनके जो धर्म गुरु होते थे वे खलीफा होते थे। इस्लाम जगत के जो धर्म गुरु होते थे उन्हें खलीफा कहा जाता। उस समय के खलीफा की बात की जाए तो उस समय खलीफा थे कौन थे? उस समय थे अल्बमुस बिल्लाह थे। उस समय कौन खलीफा थे? अल्बमुस बिल्लाह थे। उस समय खलीफा थे। उन्होंने इल्तुतमिश को सुल्तान पद दिया था। कौन सा? सुल्तान पद भी दिया था। कौन थे? अल्बमुस बिल्लाह थे। किसको दिया था? खलीफा इल्तुतमिश को दिया था। अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान घोषित हुआ। इस देखा जाए तो जब इल्तुतमिश शासक होते हैं तो वो उस समय स्वतंत्र होते हैं, ना किसी के गुलाम होते हैं। इस वजह से ये दिल्ली सल्तनत के पहले कानूनी तरीके से देखा जाए तो कानूनी तरीके से दिल्ली के प्रथम स्वतंत्र सुल्तान होते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले स्वतंत्र शासक कौन होते हैं, तो वो कौन उत्तर होगा? इल्तुतमिश होगा, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक होंगे। और देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक की बात की जाती है, सुल्तान पद भी धारण करने के शासक की बात की जाए तो वो होते हैं इल्तुतमिश। सबसे पहले सुल्तान पद दिल्ली सल्तनत कौन धारण किया था? इल्तुतमिश थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपको कर दिया गया है। अगले पॉइंट की बात की जाए तो लिखा गया है व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली के गद्दी पर दावेदार ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया था। देखा जाए तो जब इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर आसीन होते तो उस समय दो दावेदार और होते हैं। वे दो दावेदार कौन थे? पहले थे ताजुद्दीन यलदौज। कौन थे? ताजुद्दीन यलदौज। और दूसरे थे नासिरुद्दीन कुबाचा। ये दो शासक होते हैं। इन दो शासकों की वजह से जब इल्तुतमिश शासक बनते हैं तो ये दो विरोधी होते हैं। कौन होते हैं? ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा होते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया। जब देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे इल्तुतमिश शासक होते हैं तो उस समय तुर्की साम्राज्य देखा जाए तो उस समय एक
शासक के रूप में नासिरुद्दीन कुबाचा उत्पन्न होते हैं। दूसरे देखा जाए तो ताजुद्दीन यलदौज दिल्ली की शासन की बागडोर संभालने के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन इन्होंने इल्तुतमिश ने तुर्की साम्राज्य को संगठित किया। उन्होंने अपने रणनीति की वजह से उन्हें जो भारत में तुर्की साम्राज्य था, आप कह सकते हैं कि जिस साम्राज्य या जो भी साम्राज्य था जिस पर तुर्की आक्रमण करके उसे विजित किए थे, उस भारत में उस तुर्की साम्राज्य को संगठित किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश ने। और साथ ही साथ उसने उस संगठित क्षेत्र पे मुगलों या मंगोलों के आक्रमणों से बचाया था। जो भारत में उस समय तुर्क साम्राज्य का शासक था या जितने उन्होंने विजिट भूभाग किए थे, उन्हें मंगोलों के आक्रमणों से भी बचाया था। किसने बचाया था? इल्तुतमिश ने ही। उसके बाद देखा जाए तो और राजपूत जो थे, जो भारत के राजपूत शासक हुआ करते थे, उनकी शक्तियों को भी तोड़ने का प्रयत्न किया था। उस समय जो देखा जाए तो भारत में जो राजपूत शासक होते हैं, उनकी शक्तियों को बहुत तोड़ने का प्रयास कौन किया था? इल्तुतमिश किए थे। फिर देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया गया है। अगले पॉइंट की बात की जाए तो दिया गया है अगला पॉइंट, सुल्तान के पद को उन्होंने वंशानुगत बनाया। कैसे बनाया? वंशानुगत बनाया। वंशानुगत का कहने का तात्पर्य है कि जैसे जब जो सम्राट होता था उसका पुत्र ही एक उसके बाद शासक होगा। ये कार्य किसने किया था? ये वंशानुगत पद्धति किसने अपनाई थी? इल्तुतमिश ने वंशानुगत पद्धति अपनाई थी। उसके बाद अगला पॉइंट की बात की जाए, अगला पॉइंट है दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया। देखा जाए तो जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो उन्होंने दिल्ली के एक वैभवपूर्ण राजधानी के रूप में संगठित किया। क्या किया था? दिल्ली को वैभवपूर्ण राजधानी के रूप में संगठित किया था। अब अगले पॉइंट की बात की जाए तो क्या दिया गया? अगला पॉइंट देखिए, इल्तुतमिश ने अपने नाम का सिक्का चलवाया। देखा जाए तो जो एक शासक या एक सम्राट की सबसे खास विशेषता होती है, आपको बताया गया था जब कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने ना ही अपने नाम के सिक्का चलवाया था, ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। लेकिन जो इल्तुतमिश थे, उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलाया था। जो एक शासक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह अपने नाम का सिक्का चलवाते हैं। और आज का आखिरी पॉइंट जो दिया गया है, इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। इल्तुतमिश को किसने खरीदा था? सबसे पहले जान लीजिए, इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। कहाँ खरीदा था? आपको बताया गया था दिल्ली लाया था, दिल्ली खरीदे थे, दिल्ली में। उसके बाद इस कारण देखा जाए तो उन्हें कि क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। देखा जाए तो जो मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश था। देखा जाए तो इसी वजह से इसे इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। आज फिर चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास में क्या क्या आपको बताया गया है। यानी आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। देखा जाए तो जब इल्तुतमिश सिंहासन पर आसीन होते हैं तो उन्होंने सुल्तान पद भी धारण करते हैं। उनको सुल्तान पद भी कौन देता है? उनको सुल्तान पद भी देते हैं वहाँ जो खलीफा उस समय होते थे, अल्बमुस्त बिल्लाह। कौन थे खलीफा उस समय? अल्बमुस्त बिल्लाह थे। उन्होंने खलीफा पद दी थी। खलीफा पद इन्हें मोहम्मद गोरी का कोई शासक नहीं दिया था। उन्हें उस समय के जो खलीफा थे उन्हें सुल्तान पद भी दिया था। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, वे कानूनी तौर से उस समय दिल्ली के शासक होते हैं। उन्होंने आराम शाह को पराजित करने के पश्चात ही दिल्ली पे आसीन होते हैं। इस वजह से उस समय वो कानूनी तौर पे दिल्ली के सुल्तान होते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, व्यवहारिक दृष्टि में दिल्ली की गद्दी के दावेदार। उस समय देखा जाए तो जब इल्तुतमिश शासक बनते हैं तो उसमें 2 दावेदार और उत्पन्न थे। कौन थे? पहले थे ताजुद्दीन यलदौज, दूसरे थे नासिरुद्दीन कुबाचा। इन दोनों की शक्तियों या इनको दमन करने के पश्चात उन्होंने शासन की बागडोर संभाली। अगला पॉइंट देखा गया, भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया। देखा जाए तो उस समय जब इल्तुतमिश शासन होते हैं तो भारत में जितने तुर्की राज्य थे, आप कह सकते हैं। अगला पॉइंट देखा, भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया। उसने मंगोल के आक्रमणों से भी बचाया। उसमें मंगोल जो भारत पर आक्रमण कर रहे थे, उन आक्रमणों से भी उस तुर्की साम्राज्य को बचाया जो भारत में था। उन्होंने राजपूत जो थे, भारत के राजपूत जो शक्तिशाली राजपूत हुआ करते थे, उनकी शक्तियों को भी तोड़ने का प्रयत्न करें, ताकि अगर वे शक्तिशाली रहेंगे तो वे तुर्की साम्राज्य या भारत में जो तुर्की साम्राज्य है उस पर उन्हें आक्रमण करके उन्हें पराजित करेंगे। इसी वजह से उन्हें जो भारत के राजपूत शक्तिशाली शासक होते थे उन्हें तोड़ने का प्रयास करते थे, या उनकी कूटनीति की वजह से उन्हें तोड़ने का प्रयास करते थे। अगला पॉइंट देखा है, सुल्तान के पद को वंशानुगत करें। देखा जाए तो जब इल्तुतमिश शासन होता है तो उन्होंने वंशानुगत पद्धति अपनाई, ताकि अगर जो शासक है, शासक की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा ही अगला सुल्तान घोषित होगा। यह पद्धति केवल इल्तुतमिश ने अपनाई थी। अगला आपको दिया गया, अगला पॉइंट बताया गया था, तुर्की राजधानी के अंदर। देखा जाए तो दिल्ली को एक राजधानी के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में उन्होंने उसे निर्माण किया। उसके बाद देख लीजिए अगला जो है, इल्तुतमिश ने अपने नाम का सिक्का चलवाया था। हर एक शासक का यही काम होता है कि वो अपने नाम के पहले खुतबा पढ़ाते हैं,
उसके बाद अपने नाम का सिक्का चलवाते हैं। आज का आखिरी पॉइंट दिया गया है, उन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है। जो इल्तुतमिश है उन्हें क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता था। बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।